The unique function of the nurse is assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recover. This definition of nursing is stated by, ये हमारा एक नर्सिंग डेफिनेशन है जो फंडामेंटल में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है, क्वेश्चन में पूछा है ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन किसने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डोरोथिया वरेम, वर्जीनिया हेंडरसन और कैलिस्टा रॉय। तो ये जो है इस स्टेटमेंट कौन सा, ये जो चारों ऑप्शन है कौन ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका करेक्ट आंसर है वर्जीनिया हेंडरसन, ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन गिवन बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेनली फोकस ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो डेफिनेशन दे हैं नर्सिंग का, ठीक है, तो वो मेनली कौन सा पार्ट को उसका फोकस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है लव एंड अफेक्शन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिलेबल एंड वैलिड केयर, यूटिलाइज द इन्वायरमेंट फॉर रिकवरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट फॉर रिकवरी, ठीक है। दिस वन द करेक्ट आंसर। ये किसका जो डेफिनेशन से है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक नर्सिंग का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। उसका जो मेनली फोकस करता है उसी नर्सिंग का जो डेफिनेशन को, वो है यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंटल एंड रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड नर्सेस, सॉरी ये नर्स है, द वर्ड नर्स, ये नर्स है, द वर्ड नर्स इज रेंडर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स विच रेफर्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ। दो हमारा जो नर्स का जो वर्ड है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है न्यूट्रिक्स, ठीक है। इस न्यूट्रिक्स एक लैटिन वर्ड जिसका कहाँ से किसके लिए लिया गया, नर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिक्स है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। ऑप्शन में है केयर, ऑप्शन बी क्योर, ऑप्शन सी नरिश एंड ऑप्शन डी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नरिश, ठीक है। नर्स का जो एक्चुअल वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड जिसका वर्ड क्या है, न्यूट्रिक्स, जिसका मतलब है नरिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ। जो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल जिसको हम INC बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ये कब एस्टैब्लिश हुआ, कब बना था इसका, ठीक है। फर्स्ट एस्टैब्लिश कौन सा ईयर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में है 1947, 1952, 1953 और 1956। तो इसका करेक्ट आंसर है 1953, ठीक है। 1953 में हम लोग का INC एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। हमारा जो मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग किसने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन में है वर्जीनिया हेंडरसन, थियोडर फ्लिंडर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इसाबेल हम्पटन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड का जो नर्सिंग स्कूल बनाया था वो थे थियोडर फ्लिंडर, ठीक है। थियोडर, ऑप्शन नंबर बी जो है थियोडर फ्लिंडर, इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बनाया था, ठीक है। कब बनाया था ये, 1836 में बनाए थे। कितना, 1836 में। कहाँ पे बनाया था, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में फर्स्ट हम लोग का नर्सिंग स्कूल बना था, किसने बनाया था, थियोडर फ्लिंडर। कौन सा साल में, 1836 में, ठीक है। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बनाए थे, एक स्कूल बनाए थे, ठीक है। उसका स्कूल का नाम था नाइटिंगेल जो स्कूल बनाए थे सेंट
सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, ये कौन बनाया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनाया था। हाँ ठीक है, वो स्कूल का नाम क्या था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। ठीक है, ये कौन सा साल में बनाए थे? ये 1816 को बनाए थे। ठीक है, 1860 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक नर्सेस स्कूल बनाया था। ठीक है, जिसका नाम था सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो बनाया था वो बनाए थे थियोडर फ्लिंडर। ठीक है, ये थियोडर फ्लिंडर जो फर्स्ट बनाए थे कहाँ पे? जर्मनी में। वो 1836 में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, हम लोग का फंडामेंटल में हम लोग पढ़े थे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस, तो इसमें उसने पूछा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का एक टूल है। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री ऑप्शन ए, प्रेजेंट इलनेस ऑप्शन बी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्लानिंग। ठीक है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम नर्सिंग प्रोसेस टूल में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज अ नर्सिंग प्रोसेस टूल। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस टूल में एक्चुअली क्या क्या होता है? हम लोग का जो नर्सिंग प्रोसेस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन सा टूल होता है? एक था असेसमेंट। ठीक है, दूसरा था नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तीसरा था प्लानिंग। चौथा था इवैल्यूएशन, इंटरवेंशन, और एक था इवैल्यूएशन। ठीक है, तो टोटल 5 थे। ठीक है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन, ये नर्सिंग प्रोसेस का 4 टूल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इज। ऑब्जेक्टिव नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट पार्ट जो होता है उसमें 2 असेसमेंट होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है और एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। मैं वो क्या है बोल दूंगा बाद में। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा, इसमें एक्चुअली कौन सा एग्जाम्पल है जो ऑब्जेक्टिव डाटा को दोहराता है? ठीक है, फीलिंग ओरी, इचिंग, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड नोसिया, 4 ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा का जो करेक्ट आंसर है इसमें है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्वेश्चन नंबर सी ये सही है, करेक्ट आंसर है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है हम लोग का असेसमेंट में 2 पार्ट रहता है। ठीक है, नर्सिंग जो हम लोग प्रोसेस में पढ़ते हैं, एक असेसमेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें 2 रहता है, 2 टाइप का असेसमेंट रहता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, जो पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जो हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। जो पेशेंट खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव के अंडर आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा जो लोग हमको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेशेंट का प्रॉब्लम हमको जो दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। ठीक है, जैसे कि इधर एक नोजिया जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव डाटा है, क्योंकि हम नोजिया को हम नहीं देख सकते। अगर इसमें वोमिटिंग ऑप्शन रहता तो ये ऑब्जेक्टिव होता। ठीक है, फीलिंग हो रही, ये पेशेंट खुद स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इचिंग भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ये हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव डाटा में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिफोर टेकिंग टेम्परेचर द थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन फ्रॉम। ठीक, जब हम एक पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसका क्लीनिंग का क्या प्रोसेस है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लेने से पहले थर्मोमीटर का जो क्लीनिंग है वो कैसे क्लीन करते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन में है बल्ब टू स्टीम, मिडिल टू स्टीम और स्टीम टू बल्ब। ठीक है, इधर और एक ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1, सो बल्ब टू स्टीम। ठीक है, ये कब करना है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, सपोज ये थर्मोमीटर है। ठीक है, ऐसा रहता है थर्मोमीटर, ये ओरल पार्ट है और ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ये पार्ट को जो माउथ के पार्ट में जो रखते हैं इसको बोलते हैं बल्ब। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर देखेंगे पेशेंट का तो पहले हम लोग बल्ब से, जहाँ ये पार्ट ओरल पार्ट है। ठीक है, हम ओरल में रखेंगे मुंह में टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब हम टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, उससे पहले हमको क्लीन करना है थर्मोमीटर। तो क्या करना है, ये बल्ब पार्ट से स्टीम तक क्लीन करना है। ठीक है, इधर से ये जो बल्ब से स्टीम तक। ठीक है, और जब हम टेम्परेचर लेने के बाद, ठीक है, वो थर्मोमीटर कैसे क्लीन करना है, हम थर्मोमीटर ले लिया तो ये इन्फेक्टेड पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ओरल पार्ट है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड पार्ट हो गया। तो हम टेम्परेचर लेने के बाद क्या करेंगे, स्टीम से बल्ब, ठीक है, हम ये पीछे से उसका बॉडी पार्ट से बल्ब तक क्लीन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में ये इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल के हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो यही है सिस्टम इसका, बल्ब टू स्टीम बिफोर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग और स्टीम टू बल्ब आफ्टर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या है, द नर्स मेजर ए पेशेंट टेम्परेचर एट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि एक पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें फ़ारेनहाइट में कितना शो किया है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में वो कितना होगा, इक्विवेलेंट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है 39 डिग्री और 38.9 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, हम इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका ये है फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग सेल्सियस के लिए क्या करते हैं, फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये है सेल्सियस का, और फ़ारेनहाइट का 70 इंटू 5/9। अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना है, और सेल्सियस में निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो हमको इसको सेल्सियस में निकालना है। सेल्सियस के लिए क्या करना है, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। ठीक है, तो इसका फ़ारेनहाइट कितना दिया था, 102 -32 इंटू 5/9। ठीक है, तो इसको माइनस करने से जो टेम्परेचर आएगा वो है 38.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 38.9। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में पूछा है द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल एबव नॉर्मल ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो एक फीवर है, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस फीवर फ्लक्चुएट कर रहा है इन 24 आवर में। ठीक है, 24 आवर में फीवर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस फीवर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन में है इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिकरेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन बी। रेमिटेंट फीवर मतलब क्या हो रहा है, 24 आवर में हम लोग का, सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर है अभी 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 24 आवर में ये क्या हो रहा है, कभी कभी 102 हो रहा है, कभी कभी 100 हो रहा है, कभी कभी 101 हो रहा है, तो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है 24 आवर में। ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, इस फीवर को हम बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। ठीक है, फिर इधर ऑप्शन में है इंटरमिटेंट फीवर किसको बोलते हैं, एक मिनट से क्लियर कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फीवर किसको बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, जो फीवर है, ठीक है, वो कुछ देर के लिए एलिवेट हो जाता है, फीवर एलिवेट हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर कुछ देर के बाद ये नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर, मतलब फीवर कुछ देर के लिए बढ़ गया, ठीक है, एलिवेट हो गया, फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल रेंज पे आ गया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ गया, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। और रिकरेंट फीवर को बोलते हैं पीरियोडिक फीवर। ठीक है, मतलब इवनिंग में फीवर आएगा, सिर्फ मॉर्निंग में फीवर आएगा। ठीक है, तो उसी फीवर को बोलेंगे हम रिकरेंट फीवर व पीरियोडिक फीवर। और रिलैप्सिंग फीवर, ये अगर वेक्टर बर्म डिजीज कुछ होता है तब रिलैप्सिंग फीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, अगर टेम्परेचर सडन फॉल होता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है क्राइसिस, ऑप्शन बी लाइसिस, ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूस फीवर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है उसको बोलते हैं क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग क्या है उसका, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर सडन फॉल हो रहा है तो उसको हम क्राइसिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किसने बनाया था। ठीक है, कौन इसका ये किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, ऑप्शन में है सेल्सियस, लॉर्ड केल्विन, गैलीलियो गैलीली और थॉमस जे मैनिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली क्या किए थे, हम लोग का थर्मोमीटर इन्वेंट किए थे। ठीक है, आविष्कार किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टल थर्मोमीटर नीड टू बी इंसर्टेड अप टू। ठीक है, जो रेक्टल थर्मोमीटर है, ठीक है, वो कितना इंच तक हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है 0.5 to 1.5 इंच, ऑप्शन बी 1.5 to 2.5 इंच, ऑप्शन सी 1 to 2 इंच, ऑप्शन डी 2 to 3 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.5 to 1.5 इंच। ठीक है, कितना इंसर्ट करना है, रेक्टल टेम्परेचर 0.5 to 1.5 इंच। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए चाइल्ड विथ फीवर ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज बिकॉज, अगर एक बच्चा को फीवर है, ठीक है, फीवर है तो उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है। ये सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं, एडल्ट के टाइम में भी अगर किसी को फीवर हो रहा है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है बॉडी में। तो वो किस वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन में है मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज,
पेशेंट इज लेस एक्टिव एंड पेशेंट इज मोर अलर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है, जिस फीवर होता है तो मेटाबॉलिक लीड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, तभी ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज हो जाता है बोल के, जब फीवर होता है, फीवर के टाइम में मेटाबॉलिक का नीड इंक्रीज होने के वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, देना ज़रूरी है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो डिमांड है तभी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेगुलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट, कौन सा सिस्टम, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन में है लंग्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल ग्लैंड, ठीक है। ये सबको पता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। ये हम लोग का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 160/90 हिज पल्स प्रेशर इज, ठीक है। तो इसमें पल्स प्रेशर पूछा है, अगर एक पेशेंट का बीपी 160/90 है, ठीक है, 160/90 है, तो उसका, उस पेशेंट का पल्स प्रेशर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इधर ऑप्शन दिया है 64, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 150, ठीक है। तो पल्स प्रेशर निकालने के लिए, पल्स प्रेशर को निकालने के लिए एक कैलकुलेशन है, एक फार्मूला है, वो क्या है, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू पल्स प्रेशर, ठीक है। ये उसका फार्मूला है, पल्स प्रेशर का क्या फार्मूला है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उसमें इसमें कितना बोला है, 160 माइनस 96, ठीक है। इसको माइनस करने से कितना होगा, 64, ठीक है। तो 64 mmHg इसका पल्स प्रेशर रहेगा, तो 64 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 64 क्या है, करेक्ट आंसर किसका, जिस पेशेंट का 160/96 mmHg अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा, 64 mmHg होगा, ठीक है। क्या इसका कैलकुलेशन क्या है, पल्स प्रेशर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करने से हमको क्या मिलेगा, पल्स प्रेशर मिलेगा पेशेंट का, ठीक है। इसमें अगर दूसरा कुछ ब्लड प्रेशर भी दे सकेगा तो आपको ये माइनस करने से आपको पल्स प्रेशर आ जाएगा, ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो उसका पल्स प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया इज, ठीक है, हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या है, ठीक है। आप लोग ये वर्ड बहुत सुना होगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन में है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑप्शन बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन सी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, और ब्लूइश डिस्कलरेशन इन ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। तो हाइपोक्सिया का जो मतलब है, ठीक है, उसका मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया, ठीक है। उसके बाद ये और एक ऑप्शन दिया है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो गया है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सकेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोक्सकेमिया, ठीक है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो गया है, मतलब ये हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड, अगर ऑप्शन में है तो उसका होगा हाइपोक्सकेमिया, ठीक है। और इधर एक और एक ऑप्शन है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकोजा को बोलते हैं सियानोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सियानोसिस, सियानोसिस हो गया, वो देखते हैं ना, जब म्यूकोजा जो है, म्यूकोजा
सब जो कौन कौन सा पार्ट में म्यूकोजा पाया जाता है, म्यूकोजा लेयर, माउथ हो गया, टिप ऑफ फिंगर हो गया, टिप ऑफ मतलब टोए के जो फिंगर हो गया, उसी में ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देने को बोलते हैं सियानोसिस। ठीक है, इसका मतलब है सियानोसिस। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा को सियानोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। ठीक है, एक पेशेंट है, इन ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, जिसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, आफ्टर स्टैंडिंग एटलीस्ट 1 मिनट। अगर उसी पेशेंट को, किसको, जो पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, अगर उसी पेशेंट को हम 1 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मिनिमम कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिक्रीज, कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है 5 mmHg। पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब सपोज एक पेशेंट लेटा है और उसको तुरंत चेयर में बिठाएंगे या खड़ा कर देने से ब्लड प्रेशर का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का फॉल होना को बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इसमें कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना एक्चुअली डिक्रीज होता है, कितना प्रेशर डिक्रीज होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, 5 mmHg, 10 mmHg, 15 mmHg एंड 20 mmHg। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 mmHg। अगर एक उसी पेशेंट का सपोज 120 सिस्टोलिक बीपी है, ठीक है, जिस पेशेंट को सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg है, जिसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, अगर हम उसको सुपाइन पोजीशन से उसको बैठा दिया व खड़ा कर दिया 1 मिनट के लिए, तो उसका प्रेशर अगर 100 आ गया, ठीक है, 120 से, तो हम उसको बोलेंगे पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नैरो कर्व इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल बी द आउटकम। ठीक है, हम जब एक पेशेंट का बीपी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर पेशेंट थीन है, ठीक है, यार ओबेसिटी पेशेंट है, ठीक है, तो हम लोग का जो बीपी कर्व जो होता है वो ठीक से प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, उस साइज का नहीं मिलता है। ठीक है, उसी तरह अगर किसी पेशेंट को हम लोग नैरो कप लगा लिया, ठीक है, छोटा वाला कप लगा लिया, तो उसका आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में है एक्चुअल रीडिंग इज ऑब्टेन, फॉल्स हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन, फॉल्स लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन और बीपी कैन नॉट मेजर। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो अगर किसी पेशेंट को छोटा वाला नैरो कप हम लगा के बीपी चेक करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, उसमें छोटा वाला से आएगा फॉल्स हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। ठीक है, अगर नैरो कप लगा लिया एक पेशेंट को तो क्या आएगा, बीपी उसका ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली करेक्ट बीपी नहीं है। ठीक है, तो उसका बीपी हाई दिखाएगा, कहाँ से, नैरो कप अगर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह हम अगर एक बड़ा वाला कप यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें बीपी क्या आएगा, लो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, बड़ा वाला कप यूज करने से लो रीडिंग आएगा और छोटा वाला कप यूज करने से हाई रीडिंग आएगा। ठीक है, अगर इधर नैरो वाला यूज किया है तो इसके लिए फॉल्स हाई रीडिंग बीपी सो मेजर करेंगे आप लोग। ठीक है, जो कि एबनॉर्मल है, मतलब करेक्ट ब्लड प्रेशर नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ब्रीथ नोन एज, ठीक है, इधर हम लोग का एक सपोज हम लोग माउथ केयर अगर नहीं देंगे तो एक पेशेंट का बेड ब्रीथ होता है। ठीक है, स्मेल होता है मुंह से, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसका जो मेडिकल टर्म है क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन में है हेलिटोसिस, चिलियोसिस, ओरल सोर एंड फ्लश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस ऑल्सो नोन एज बेड ब्रीथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन फंडामेंटल के थ्रू से था। ठीक है,
और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सभी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंडामेंटल के थ्रू में, ठीक है। तो ये थोड़ा आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन